नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। टॉप 5 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का सबसे पहले बहुत बहुत आभार। आपने हमें शिखर पर बनाकर रखा है और नए साल में नए कीर्तिमान की तरफ आप ले जा रहे हैं। हम भी भरोसा दिलाते हैं आप तक यूं ही तत्परता से खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुरू करते हैं आज के टॉप 5 का सिलसिला। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज IBS 24 के साथ साथ कई शहरों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि आज उनको अवार्ड मिला है और देश में सबसे स्वच्छ शहर का 7वीं बार इंदौर को पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला। इंदौर के साथ सूरत नंबर 1 की रैंकिंग पर है। इसके साथ ही सबसे स्वच्छ राजधानी का ताज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खाते में गया है। दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये अवार्ड ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। इधर छत्तीसगढ़ के 5 शहर भी सम्मानित हुए हैं। स्वच्छता में दुर्ग और रायपुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। सरगुजा बिलासपुर को 3 स्टार रेटिंग मिली है। राजनांदगांव को भी 3 स्टार रेटिंग से नवाजा गया। तो स्वच्छता को लेकर जो आज अच्छी खबरें हैं, बेहतर खबरें हैं, इन पर विस्तार से आपको इन शहरों की पूरी प्लानिंग, किस तरह से ये टॉप रैंकिंग तक पहुंचे, इस पर हमारा स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल कार्यक्रम है 6:30 बजे शाम। देखना मत भूलिएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद का अगला सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी और इसके बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा और ऐसे में इस बजट सत्र में तमाम बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के दान के अभियान पर बड़ी खबर है। कांग्रेस को लाखों का नुकसान हुआ है। दान का पैसा फर्जी वेबसाइट में गया। वेबसाइट और QR कोड से गलत अकाउंट में यह पैसा पहुंचा है। पॉम्पलेट पर गलत QR कोड की वजह से चपत लगी है। फेक खाते में गई चंदे की राशि और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे ये पॉम्पलेट को जारी किया था। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने की एक मुहिम थी। 28 दिसंबर को यह शुरू की गई है और कांग्रेस ने QR कोड और लिंक, नया QR कोड और लिंक जारी किया है। मध्य प्रदेश की खबरों का भी रुख करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। सीहोर में चिंतन बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत बीजेपी के और संघ के करीब 38 टॉप लीडर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल होने के लिए सीहोर पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को लेकर कांग्रेस दो फाड़ है। कांग्रेस के नेता असमंजस में हैं कि वो अयोध्या जाएं या फिर नहीं जाएं। दरअसल कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन RSS और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को कोसा है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्योता अस्वीकार करने को कष्टदायी बताया। साथ ही कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्योते को स्वीकार न करने के लिए दबाव बनाया और कांग्रेस के ही गुजरात के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी कहा कि पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने कहा कि राम पर सवाल उठाने के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति हुई। वहीं VHP और न्यास ने भी कांग्रेस को कोसा। इधर PCC प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सचिन पायलट का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद उनका प्रदेश का यह पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर वे मंथन की शुरुआत कर चुके हैं। मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं।
इसी का जायज़ा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है और इसके साथ ही उन्होंने सभी स्कूलों में आधे घंटे का योग और अध्यात्म का पीरियड रखने और सप्ताह में एक दिन शनिवार को खेलकूद का भी पीरियड रखने की बात कही। बच्चा शांत मन से स्कूल में पढ़ पाए, इसके लिए योगा प्राणायाम, चाहे वो निजी स्कूल हों चाहे वो सरकारी स्कूल हों, सभी स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। इसके साथ में 22 जनवरी को प्रभु रामलला आ रहे हैं और अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो हमने निर्णय किया है कि उस कार्यक्रम को और बच्चे भी उल्लास के साथ में मना पाएं, इसके लिए 22 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी होगी। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों को एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का साथ देने वाले अधिकारी समझ ले, अब बीजेपी की साफ सुथरी सरकार आ गई है। इन 5 सालों में जिस तरह से कहना चाहिए, यही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे। मैं अधिकारियों को यही कहना चाहूँगी कि वो 5 साल के कार्यकाल ख़त्म हो चुके हैं कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और हम पूरे साफ सुथरे के साथ, पारदर्शी के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़ रही नक्सली घटनाओं पर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सली घटनाएं कम क्यों होती जा रही क्यों हो जाती हैं। कवासी लखमा लगातार कैसे जीत रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं आपको। माननीय लखमा जी जीतते हैं और अकेला वो शुरू से जीत रहे हैं और नक्सलियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव जिसको बोल सकते हैं। सबसे पहले तो उनका संबंध कांग्रेसियों से सीधा सीधा है और इसलिए क्या बोलते हैं अभी कम हुआ है और बीच में ज़्यादा हुआ, अब ज़्यादा हुआ है समझ लीजिए। इधर मुरैना के सबलगढ़ तहसील की 12 पंचायतों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को नुकसान हुआ था और किसानों की सरसों, गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई थी। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना आज ओला प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और कृषि विभागों के अधिकारी और एसडीएम को सर्वे कराने के बाद मुआवजा देने के निर्देश भी दे चुके हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को 70 से 80% तक नुकसान हुआ है और इसीलिए जल्द सर्वे होगा और जल्द ही किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। और प्राकृतिक आपदा में हमारी जी 7-8 पंचायतों में 100% जो नुकसान हुआ है उसे हम देखने के लिए आए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ जगह तो 100% है और 100% सर्वे का जो भी इसका सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आएगी उस आधार पर उनको मुआवजा देंगे। सर्वे होने के बाद हमारी सरकार से जो भी उचित मुआवजा ज्यादा से ज्यादा हम दे सकेंगे हम देंगे। और इधर छत्तीसगढ़ के राज्य में कचरा बीनने वाली बेहुआ बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला। 1 साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्य चल रहा था तब दिन भर कचरा बीनकर 40 रुपए कमाई की और उसमें से 20 रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। ये भावुक कर देने वाला पल रहा। उनकी इस भावना की कद्र करते हुए हिंदू संगठनों द्वारा श्री राम जी के अक्षत कलश लेकर बेहुलाबाई के झोपड़ी पहुंचा गया। उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शनों का न्योता दिया गया। न्योता मिलने पर बेहुलाबाई काफ़ी भावुक हो गईं। उनके जीवन में खुशियों की बहार आई, ऐसा वे स्वयं मानती हैं। 1200 लाशों की चीरफाड़ करने वाली स्वीपर संतोषी दुग्गा भी दिग्गजों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगी। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक की संतोषी दुर्गा को श्री राम जन्मभूमि न्यास के आमंत्रण का
अवसर मिला है, उनको आमंत्रण मिल चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें भी बुलावा भेजा गया है। संतोषी दुर्गा बेहद उत्साहित हैं। संतोषी दुर्गा इस बुलावे को भगवान श्री राम की असीम कृपा मानती हैं। दान करे रहे हो अयोध्या में 20 रुपया, गरीब आदमी है, 20 रुपया दान करे रहे हैं। तो मोला अयोध्या से न्योता आया है, मैं ले गए के मोल बहुत खुशी है। 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में, बिंदुलाबाई को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया गया है। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहाँ पे जाऊँ तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, अपने कांकेर जिले के लिए, अपने गांव के लिए अच्छे से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाके उन सब लोग की अर्जी लगा के मैं वहाँ से अकुशल मस्त आऊँ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में बने रामलला मंदिर दर्शन कराने के लिए योजना लाई गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 25 जनवरी से इस योजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। आईजी रायपुर रेंज और एसएसपी रायपुर ने शहर के एएसपी और सीएसपी समेत सभी थाना प्रभारियों की एक अहम बैठक ली और इस बैठक में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नशे के सौदागरों तक पहुंचने के भी निर्देश मिले हैं। इसके अलावा जेल से छूटने वाले पुराने चाकूबाजों और बदमाशों को रोजाना थाना बुलाकर उनके बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश भी मिले हैं। शहर में विजुअल पुलिसिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में रायपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और जिले के सभी अफसर इस बैठक में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर की है। 2000 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग भी की गई। बिजली कंपनियों ने अपनी टैरिफ याचिका में 300 यूनिट बिजली खपत का स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध भी अब शुरू हो गया है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के खिलाफ आपत्ति दायर कर खारिज करने की मांग की है। वहीं औद्योगिक और गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2 तरह का टैरिफ तय किया जा रहा है। दिन में सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि रात में बिजली का उपयोग महंगा पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने पहली बार इस तरह का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को अपनी टैरिफ याचिका में दिया है। ऐसे में कंपनियों के प्रस्ताव के खिलाफ आपत्ति दायर की गई है। आपत्तिकर्ता का कहना है कि बिजली कंपनियों को ये छूट सभी वर्गों को देनी चाहिए और राज्य विद्युत नियामक आयोग 29 जनवरी को मामले में सुनवाई करेगा। सैनिक स्कूल से अचानक गायब हुआ छात्र 2 दिन के बाद शहर के नए बस स्टैंड पर बरामद हुआ। सोमवार को सैनिक स्कूल में 10वीं कक्षा का अध्ययनरत छात्र अचानक बड़े रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। बताया गया छात्र को हकलाने की समस्या है और इसी के चलते उसे आत्मग्लानि थी। छात्र ने स्कूल में सुसाइड नोट छोड़ा और आत्महत्या के इरादे से सैनिक स्कूल की बाउंड्री पार करके वो वहां से चला गया। छात्र के स्कूल से गायब होने की जानकारी तब पता चली जब सैनिक स्कूल प्रबंधन ने रोज की तरह रात 9 बजे स्कूल में छात्रों की काउंटिंग की। छात्र 2 दिन बाद रीवा के नए बस स्टैंड पर मिल गया है। छात्र की काउंसलिंग के बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। और इस वक्त आपको बता दें, बिलासपुर से खबर मिल रही है मारपीट की। ये 3 तस्वीरें आप देखें। बिलासपुर में युवक से मारपीट की खबर है। युवकों ने लात घूंसों से पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बिलासपुर के व्यापार विहार की घटना, पहली तस्वीर। बिलासपुर से एक और तस्वीर, आरक्षक को पीटा गया। युवक युवती पर मारपीट के आरोप लगे। डंडे, लात, घूंसे सबसे पीटा गया है। क्या वजह स्पष्ट नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है। आरक्षक सिविल लाइंस थाने में पदस्थ है। तिफरा थाना क्षेत्र में यह मारपीट की घटना अंजाम दी गई। एक और तस्वीर बिलासपुर से ही, एनएसएस कैंप पर अटैक हुआ। जेपी वर्मा कॉलेज के एनएसएस कैंप लगा हुआ था और उसमें हमला कर दिया गया। 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें जख्मी हो गए। बाहरी लोगों के कैंप में घुसने पर यह झगड़ा शुरू हुआ था। 4 लोगों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है। हर्री थाने के खजूरी गांव में यह कैंप लगाया गया था। तो ये 3 तस्वीरें मारपीट की, तीनों ही न्यायधानी बिलासपुर की। मारपीट की वजह अलग अलग, जगह अलग अलग, लेकिन बिलासपुर में इन तस्वीरों ने सवाल उठा दिए हैं व्यवस्थाओं पर।
सुरक्षा पर और चौकसी पर, गश्त पर भी कई जगह सवाल उठाए गए। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। शहर में संचालित अवैध रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर खबर है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की जमीन की रजिस्ट्री भी यहां से जब्त की है। 6 से अधिक यहां सील मिली है, टाइपिंग मशीन मिली है और कई रजिस्ट्री के दौरान यूज होने वाला सामान जब्त हुआ है। तहसीलदार को फर्जी रजिस्ट्रियों की शिकायत मिली, जिस पर इस दफ्तर का पता लग पाया। तहसीलदार और पुलिस के अफसरों ने छापा मारा और इस मामले में 3 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। गंभीर मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर इलाके में यह अवैध दफ्तर चल रहा था। तो मुरैना से बड़ी खबर है। मुरैना में अवैध रजिस्ट्रार का दफ्तर संचालित था। करोड़ों रुपए की जमीनों की रजिस्ट्रियां ही कर ली गई जो जब्त हो गई हैं। इस जगह से, इस दफ्तर से 6 से अधिक सील, टाइपिंग मशीन और कई सारा सामान मिला है। तहसीलदार को फर्जी रजिस्ट्रियों की शिकायत मिली थी और इन्हीं फर्जी रजिस्ट्रियों की शिकायत पर तहसीलदार और पुलिस ने मिलकर छापा मारा है। सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताएं कैसे खुला है पूरा मामला और कौन संचालित कर रहा था यह दफ्तर? बिल्कुल, ये बताया गया है कि तहसीलदार कुलदीप दुबे हैं, उनको एक रजिस्ट्री आई थी उनके नामांतरण के लिए। जब उन्होंने उस रजिस्ट्री की पूरी जांच की तो वो फर्जी सिद्ध हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक टीम लगाई थी जिसमें कोतवाली के जो इस समय तत्काल जो हैं सब इंस्पेक्टर वो और तमाम सारी जो टीमें थी, राजस्व विभाग के भी अधिकारी थे, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, इन सबों ने जब पता किया तो गोपालपुरा में एक फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित किया जा रहा था। एक भदौरिया का मकान है, उसमें इसमें कुछ कुलश्रेष्ठ और तमाम सारे जो लोग हैं, हालांकि ये बताया जा रहा है कि स्टैम्प वेंडर, विक्रेता, रिटायर्ड राजस्व के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी संभावना है जो तहसीलदार ने बताया है प्रारंभ में। हालांकि वो पूरी रजिस्ट्रियां, पूरा सामान जब्त करके ले आए हैं। कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें काफी भारी मात्रा में रजिस्ट्रियां भी मिली हैं। स्टैम्प वेंडर और जो तमाम जो वो रहते हैं, स्टैम्प रहते हैं, वो भी मिले हैं और भी जो कई चीजें हैं, सील है। सत्येंद्र, क्या ये पूरा नेक्सस है? कोई इसका सरगना है? बिना मिली भगत के तो ये कारोबार चल नहीं सकता। कब से चल रहा था, कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल काफी लंबे समय से ये पूरी जो संचालित की जा रही थी। ये भी अब जांच का विषय बता रहे हैं अधिकारी कि ये जो पूर्व में तहसीलदार या जो भी रजिस्ट्रार्ड रहे हैं या और भी जो लोग रहे हैं, इस पूरे उसको देखा जाएगा। अगर देखा जाए तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की। और इसमें सबसे खास बात यह है कि कई राजनेताओं के भाई और कई और भी शहर के धनाढ्य लोगों के नाम से ये रजिस्ट्रियां हैं जिनमें उनके भी नाम है। और ये उन लोगों को टारगेट करते थे जैसे किसी जो मृत हो जाते या कहीं मुरैना छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनके नाम से कोई जमीन आ रही है, इस तरीके की रजिस्ट्रियां कराते थे। और अभी भी चूंकि अब ये रजिस्ट्रियां होने लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो उससे टाइपिंग मशीन से जो रजिस्ट्रियां की जाती हैं, स्टैंप है वो रहता है, पूरा उसी तरीके से एक पूरा रैकेट संचालित हो रहा था। हालांकि पुलिस ने अब इनको इसमें कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो मुख्य आरोपी था कुलश्रेष्ठ, जो इसे संचालित कर रहा था, जब मुख्य आरोपी आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके साथ में राजस्व विभाग तब तक ये कार्रवाई, अब मुख्य आरोपी पकड़ में आएगा तब और इसमें खुलासे हो सकते हैं। लेकिन करोड़ों अरबों की चपत तो लगी चुकी है। फिलहाल देखते हैं कौन सरगना है और इससे क्या जानकारी निकलती। बड़ी खबर मुरैना से। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुरैना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नगर निगम कर्मचारी सूरज सिंह तोमर से मारपीट की गई है। कांग्रेस पार्षद ने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। नगर निगम कमिश्नर समेत कर्मचारियों ने अब थाने का घेराव कर दिया है। पार्षद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली थाने के नगर निगम कार्यालय का यह मामला है। सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर जवानों ने प्रेशर आईडी डिफ्यूज किया है। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया था। चिंता गुफा इलाके में सर्चिंग पर ये जवान निकले हुए थे। डीआरजी, सीआरपीएफ, जिला बल और बीडीएस की टीम ने कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं नक्सली, आईडी प्लांट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए आप, डिफ्यूज किया है यहां पर जवानों ने इस आईडी को। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
यहीं पर वो आईडी मिला और यहीं पर डिफ्यूज भी कर दिया गया। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिफ्यूज किया गया है आईडी को। यहां पर जवानों को ये आईडी मिला था, नुकसान पहुंचाने के लिए, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईडी प्लांट किया गया था। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए नक्सली जगह जगह पर आईडी लगा रहे हैं, लेकिन जवानों की सजगता के कारण इस तरीके से आईडी को बरामद किया जा रहा है और डिफ्यूज भी किया जा रहा है। चलिए बारी यूपी अपडेट की। लखनऊ में अयोध्या अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। इंडिगो की फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। खबर बलिया के बैरिया से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन नगर पंचायत बैरिया में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त रहे और नगर पंचायत में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुरादाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जनपद में तमाम मंदिरों के आसपास इस तरीके के जो निर्माण है उसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यूपी के जनपद बिजनौर में बुधवार की रात एक दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। नगर के मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी बाइक सवार 2 दोस्त बाइक से कहीं जा रहे थे। इस दौरान बाइक को कार ने टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौत हो गई हादसे में। और इस वक्त आपको ले चलेंगे रायपुर, जहां प्रभारी पीसीसी सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ उन्होंने करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है। आप जानते होंगे कि मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो अनुमति चाहिए वो नहीं दी थी। अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है और बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है इस देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने इसमें बहुत विलम्ब किया और अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब इम्फाल जाएंगे और राहुल जी वहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महंत साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सके। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में सचिन पायलट जानकारी दे रहे थे, विस्तार से बता रहे थे। आज प्रभारी पहुंचे हैं और मीटिंग का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाजत दें। नमस्कार।